Hello students, in this video we are going to discuss about class 10 SST political book of chapter 2। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 SST की जो बुक आपकी पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 है फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म मीन्स होता है संघवाद। संघवाद का मतलब होता है कि सभी को साथ लेके चलना, एक यूनियन बना के चलना। तो इसकी जो मीनिंग होती है फेडरलिज्म की वो काफ़ी ज़्यादा ही डीप होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी डीपली मीनिंग को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या है, ठीक है, और क्यों हमें यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फेडरलिज्म के बारे में तो एक ओवरव्यू हम लोग चैप्टर का देखेंगे। तो यहाँ पे है कि प्रीवियस चैप्टर ने हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से डिवीज़न हुआ था पावर्स का ना डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो पावर का शेयर करना जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिफरेंट फॉर्म में शेयर करना एक मेजर फॉर्म होता है पावर शेयरिंग का, जो कि मतलब कहने का ये है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका एक मेजर फॉर्म होता है क्या, पावर की शेयरिंग करना इक्वल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म होते हैं, मतलब किस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या राइट्स होते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट का है, क्या और यूनियन का है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का मतलब समझते हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली रिफर टू एज फेडरलिज्म, जिसको कि हम फेडरलिज्म के वे से देखेंगे और पढ़ेंगे। वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। हम जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम फेडरलिज्म के जनरल टर्म्स को, उसकी मीनिंग को समझेंगे। उसके बाद समझने के बाद हम उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस को समझेंगे। इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से, क्या इसकी थ्योरी है, किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद चैप्टर के अंत में हम लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहले तो दो ही थे, स्टेट गवर्नमेंट में था और सेंट्रल गवर्नमेंट था। अब थर्ड कौन सा होगा, वो जो लोकल पंचायत सिस्टम है, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ फेडरलिज्म सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हम लोगों ने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, कि किस तरीके से वहाँ पे पावर शेयरिंग हुई थी। यू कैन रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बेल्जियम में हम देखेंगे कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुए थे, चेंज होने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पावर था वो कम हो गया था, और रीजनल गवर्नमेंट मतलब जो स्टेट लेवल पर समझ सकते हैं, या आपकी लोकल गवर्नमेंट जो था उनकी पावर को बढ़ा दिया गया था। जो यहाँ पे है कि जो रीजनल पावर गवर्नमेंट है, मतलब जो रीजनल गवर्नमेंट में जो पावर थी वो पहले बेल्जियम में उनके पास बहुत ज़्यादा थी पावर, लेकिन दे हैड देयर रोल्स एंड पावर। पहले उनके पास खुद का रोल और पावर था, लेकिन धीरे धीरे इनके पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया था। फिर वापस उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके उस पावर को रीजनल गवर्नमेंट को वापस दे दिया गया। वापस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब रीजनल गवर्नमेंट को वापस दे दिया गया था, फिर स्टेट गवर्नमेंट को। दे चेंज टू प्लेस इन 1993 वॉज द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। ये चेंज कब हुआ था, मतलब कि कब रीजनल गवर्नमेंट को पावर मिला था? 1993 में रीजनल गवर्नमेंट को पावर मिला था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला था, मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इस प्रकार बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से जो बेल्जियम था वह फेडरल फॉर्म हो गया, मतलब कि पावर की शेयरिंग हो गई। लोकल गवर्नमेंट के पास भी, जो रीजनल गवर्नमेंट थे उनके पास भी पावर हो गया था। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिस। और श्रीलंका में हमने क्या देखा था? फॉर ऑल प्रैक्टिस पर्पस यूनिटरी सिस्टम विद द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। जबकि श्रीलंका में हमने देखा था कि वहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सारा पावर था। तमिल लीडर वॉन्ट्स टू श्रीलंका बिकम फेडरल सिस्टम। और जब बेल्जियम में जैसा हुआ वैसा ही तमिल के लोग भी चाहते थे कि श्रीलंका में भी ऐसा होना चाहिए। अब देखेंगे फेडरलिज्म होता क्या। इट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म क्या होता है? एक तरह का एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है जिसमें कि पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी में, और जो वेरियस कंस्टिट्यूट होते हैं, इसके जो यूनिट्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे बात होती है, और जो होते हैं स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, उस पर पावर को डिवाइड किया गया होता है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरेशन होता है उसमें दो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के।
वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। द अदर आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंस एट द स्टेट, और सेकेंड पे ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की बात कर रहा है। और चूँकि ये बता रहा है कि जो नेशनल गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल पे होते हैं या जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं वो ऐसे कॉमन मतलब चीज़ों को देखते हैं जो सभी देशवासियों के लिए हक में हो, ठीक है। और जो स्टेट है वो किसी फिक्स स्टेट के बारे में ही देखते हैं कि वहाँ की प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं। और जो दोनों ये लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, दोनों अपने अपने पावर को इंडिपेंडेंटली इंजॉय करते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। वो जिस लेवल एक गवर्नमेंट एंजॉय द पावर इंडिपेंड ऑफ द अदर, कहने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिलके ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास अपनी अलग अलग पावर होती है डिसीजन लेने की। आगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आएगा। आगे देखिए यहाँ पे है कि अब इस सेंस में हम देखते हैं तो अंडर द यूनिटरी सिस्टम अदर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स ऑफ द सब कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है कि वो कोई भी ऑर्डर पास करती है जो लोकल गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, ठीक है। मतलब पहले ऐसा होता था ना, लेकिन जब से फेडरलिज्म आ गया, इन फेडरल सिस्टम में क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरीके से ऑर्डर या दबाव नहीं बना सकती किसी काम को करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद का अपना पावर होगा। मतलब कहने का है कि फेडरलिज्म मतलब क्या, कि जो पहले पावर सिर्फ यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रहता था, अब वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उस पावर को बढ़ गया। मतलब कुछ पावर ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हैं, कुछ ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए सभी ऑर्डर को माने ही, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो उनका हर चीज़ के लिए आंसरेबल हो, है ना। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। और जो दोनों गवर्नमेंट हैं वो सेपरेटली आंसरेबल होते हैं, कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन पर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कुछ की फ़ीचर दिए हैं फेडरलिज्म के, जो हम किस की फ़ीचर्स को देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म में 2 या 2 से अधिक लेवल हो सकते हैं गवर्नमेंट के। तो डिफरेंट टायर्स या डिफरेंट लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, वो चूज़ करते हैं उसने मेम्बर्स को सेम सिटीजन से ही चूज़ करते हैं। लेकिन जो जुरिस्डिक्शन होता है, स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो दोनों का काम करने का होता है वो अलग अलग होता है। मतलब कुछ काम डिसाइडेड होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिसाइड है कि वो स्टेट ही करेगा, और कुछ काम ऐसे हैं जो डिसाइडेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। चाहे वो लेजिस्लेशन का हो, टैक्स का हो और एडमिनिस्ट्रेशन का हो। फिर यहाँ पे है थर्ड, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट है स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या मैंने बताया ना कि इनके जो वर्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब रिटन है, वो डिसाइडेड है। सो द एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। मतलब कि इनके जो भी काम किए जाते हैं वो इनको अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई कोई भी चीज़, जो भी अधिकार स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले हैं, वो कोई भी एक गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर किसी तरह की चेंज की रिक्वायर होती है तो दोनों जो लेवल का गवर्नमेंट होता है, मतलब स्टेट और सेंट्रल, दोनों मिलकर डिस्कस करके फिर करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कोर्ट्स के पास जो पावर होता है टू इंटरप्रेट द, कोर्ट के पास पावर होता है कि वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो जाता है तो वो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि एम्पायर होता है मैच वगैरह में ना, उसी तरीके का काम कोर्ट करता है। जैसे कि एम्पायर इफ़ डिस्प्यूट है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो जो कोर्ट होते हैं वो एम्पायर जैसा काम करते हैं कि अगर 2 लेवल के गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल, रेवेन्यू मतलब टैक्स वगैरह का अलग अलग डिसाइड होते हैं कि रोड टैक्स हम लेंगे, फिर कुछ मतलब टैक्स डिसाइड होते हैं कि स्टेट लेवल कौन सा टैक्स को अपने पास रखेगा अपने काम को करने के लिए, अर्निंग के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा रखेगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं कि 7 पॉइंट्स भी है और है क्या, हाँ एक और है 7 पॉइंट्स है। द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से हम देखेंगे कि फेडरल सिस्टम में दो ऑब्जेक्टिव है, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब हम देखेंगे कि जो
फेडरलिज्म होता है वो सेफ भी रखता है। मतलब क्या कहने का है कि हमारी यूनिटी को प्रमोट भी करता है कि सभी को समान अधिकार मिले, और जो रीजनल डाइवर्सिटी है हमारे देश की उसको भी करता है। मतलब कि हर एक को अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी कास्ट कैटेगरी का हो, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी कलर कास्ट बैकग्राउंड से हो, सभी को इक्वल राइट्स देता है। फिर यहाँ पे कि देयरफॉर टू एक्सेप्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, और जो ऊपर दे रहा है सेफ गार्ड है, और एक दूसरे को सबको समायोजित करके जो चलने की जो प्रक्रिया होती है वो फेडरलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो गवर्नमेंट होते हैं वो अलग अलग लेवल पे वो उनको एग्री होना चाहिए और होना पड़ता है कुछ पावर को शेयर करने के लिए। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट, उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट भी बना के रखना चाहिए। ठीक है, एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लीव टुगेदर। जो एक आइडियल फेडरल सिस्टम होता है, भले वो अधिकार लोगों को बांट दिए गए होते हैं, लेकिन फिर भी म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं कि आपस में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, जो आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और इस तरीके से रहना चाहिए। मतलब एक कोई भी एग्रीमेंट हो तो उसे मिल के काम करना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरलिज्म टू अनदर। मतलब कि जो अलग कुछ देश ऐसे हैं जहाँ फेडरलिज्म सिस्टम है, वहाँ से उनका पावर, हमारे देश का पावर अलग अलग हो सकता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे फेडरलिज्म है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातें और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों में डिफरेंस हो सकता है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिक कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म। और ये मतलब उस पर डिपेंड कर सकता है कि हमारे देश में जो हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या था। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। दो रूट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग फेडरेशन फॉर्म होते हैं। द फर्स्ट रूट इज़ इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर। कहने का मतलब एक फर्स्ट वे होता है या रूट होता है जिसमें सभी इंडिपेंडेंट जो स्टेट होंगे वो एक साथ मिलके एक बड़े बिगर यूनिट बनाएंगे, यूनिटी बनाएंगे। ठीक है, और ख़ुद का अपना सब कुछ बना के रखेंगे। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं होता। इस टाइप की जो फेडरलिज्म होती है उसे बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ढेर सारे स्टेट आपस में आके साथ में मिलकर यूनिटी बनाते हैं, इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में हम देखेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ये यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन, ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। मतलब मान लीजिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन में 10 स्टेट मिलके ये बना रहे हैं, तो इन सभी के पास इक्वल पावर होगा। मतलब 10 स्टेट्स के पास सभी के पास इक्वल पावर होगा, इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सब कुछ इनका खुद का होगा। द सेकेंड रूट जो है, अ लास्ट कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेकंड जो है जो कंट्री डिसाइड होती है एक पावर को, मतलब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, सारा मेन पावर किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम एग्जांपल इस टाइप के, मतलब होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, मतलब एक साथ सबको लेके चलने का। मतलब इंडिया है तो इंडिया में हम क्या देखेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो होल्डिंग टुगेदर, मतलब कि सभी को साथ में लेके चलती है। जो कुछ राइट उसके पास होते हैं जो सिर्फ उसके ही पास अधिकार होते हैं। ठीक है, फिर जो सेकेंड कैटेगरीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंस टू मोर पावरफुल। इस तरीके से मतलब जो सेकंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है। मैं अभी यही आपको समझा रही थी। ठीक है, वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। कहने का है कि मतलब सभी के पास अपना अलग अलग पावर होता है। सम यूनिट्स आर गारंटेड स्पेशल पावर्स। कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनके अपने खुद के स्पेशल पावर होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे है वॉट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को ऐसा क्या है जो फेडरल कंट्री बनाती है? वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज, मतलब किस तरीके से छोटे देश है बेल्जियम और श्रीलंका, उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया था डाइवर्सिटी होने की वजह से। ठीक है, और इंडिया जो कि जो विशाल एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज रीजन और रीजन्स हैं। तो यहाँ पे व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, तो हमारे देश में पावर शेयरिंग किस अनुसार होगा? तो लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ इमर्ज इन इंडिपेंडेंट नेशन। मतलब कहने का है कि जिस तरीके से जो हमारा इंडिया है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो डिक्लेयर हुआ था उसमें इंडिया को यूनियंस ऑफ स्टेट कहा गया था, मतलब राज्यों का संघ कहा गया था। मतलब जो इंडिया हमारा देश है वो राज्यों का संघ है।
हाँ, ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, मतलब इसके इन्होंने फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया था उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स से पूरी तरीके से मैच होते थे। उसके बाद यहाँ पे है कि हम उस 7 फीचर की बात करेंगे जो हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था। तो हम इस फीचर में देख सकते हैं कि जो प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 टायर सिस्टम को प्रोवाइडेड किया था, जो यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, और सेकेंड क्या था, सेकेंड हमें जो था वो स्टेट लेवल का गवर्नमेंट था। लेटर थर्ड टायर भी आया था, चूँकि हमने रिव्यू में पढ़ा था, आगे उसमें थर्ड टायर भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। वो थर्ड टायर कौन सा था, पंचायत या म्यूनिसिपलिटीज़ था, ठीक है। जो म्यूनिसिपलिटीज़ होते हैं ना, उसके वजह पंचायत सिस्टम है, गांव वगैरह में होते हैं, उसकी बात कर रहा है। एज इन फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट जुडिशरी, मतलब कि हर एक टायर जो है वो अलग अलग जुडिस्डिक्शन को, अलग अलग चीज़ों को क्या करता है, इंजॉय करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों को अलग अलग पावर दिया है अपने पावर को इंजॉय करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लिस्ट यहाँ यूनियन की है। जो यूनियन इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच ए डिफेंस ऑफ द कंट्री की सुरक्षा के लिए, फॉरेन अफेयर्स के बारे में, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी के बारे में इनका मेन सब्जेक्ट होता है। ये उसके रिगार्डेड ही क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, सब कुछ उसके अनुसार डिसाइडेड करते हैं। इस मैटर पे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेले ही लॉ बनाती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट है यहाँ पे, तो ये जो लोकल इंपॉर्टेंस सच एस पुलिस, स्टेट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये सब स्टेट लेवल का क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसके लिए जो रूल रेगुलेशन बनाती है वो स्टेट लेवल ही बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। फिर क्या है, कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें दोनों जो गवर्नमेंट है वो मिल के काम करती है, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन पे, फॉरेस्ट ट्रेड यूनियंस पे, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन पे, मतलब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें दोनों गवर्नमेंट मिलके काम करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यूनियन एज वेल स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ द सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट में, इस पर दोनों गवर्नमेंट मिलके काम करती है। और अगर उनके कोई जो बनाए हुए कोई भी लॉ वगैरह पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आपस में, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है उसको ही प्रिवेल किया जाता है, मतलब उसको ही मान्यता मिलती है, उसको ही माना जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है अच्छा उस सब्जेक्ट्स का क्या होगा, जो सब्जेक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमर्जेस हुए थे, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में क्या करेंगे हम लोग, मतलब ये किसका मैटर है, सब स्टेट का है या मतलब स्टेट का है या सेंट्रल का है। तो उसके लिए देखेंगे, कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद भी तो बहुत सी चीज़ें हुई होंगी, वो डिसाइडेड कौन करेगा कि वो स्टेट का मैटर है या सेंट्रल का है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडरी सब्जेक्ट, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए थे, ऐसे सब्जेक्ट को डील करने का पावर किसके पास रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to the constituent units, ठीक है। मतलब यहाँ कहने का है कि जिस तरीके से हमने होल्डिंग टुगेदर में देखा था कि वह स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वल पावर नहीं दिए गए, हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर को हमेशा अधिक रखा गया। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई नया चीज़ें ऐड होती है या कुछ नई चीज़ों के बारे में जब लॉ बनाना होता है तो उसका पावर किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। अब देखिए फिर यहाँ पे है कि सम स्टेट जो यहाँ पे एंजॉय करते हैं स्पेशल स्टेटस को, जैसे कि जम्मू कश्मीर उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है अपना ना। पहले यहाँ पे क्या था कि जम्मू कश्मीर में किसी भी स्टेट के रहने वाले लोग क्या नहीं कर सकते थे, वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं हो सकते थे और ना ही वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते थे, ना घर बनवा सकते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये पहले की बात यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, इसलिए आप इसको कंसिडर मत करिएगा। अब चीज़ें वहाँ पे चेंज हो गई हैं तो अब ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे है जैसे कि चंडीगढ़ है और दिल्ली है, लक्षद्वीप है, ये सब यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो उसके बारे में यहाँ देखिए बता रहा है फिर से कि देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच enjoy very little power,
ठीक है। दीज आर एरियाज़ विच आर टू स्मॉल, मतलब कुछ इंडिया में स्टेट्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी स्मॉल हैं और वो खुद फ्रीडम, मतलब वो खुद से इंडिपेंडेंट स्टेट उनको नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, वैसे यहाँ के स्टेट्स हैं वो सभी इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, जो छोटे हैं या कुछ रीजन से उनको इंडिपेंडेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो किसके अंडर में होते हैं? वे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। तो उन्हीं अनइंडिपेंडेंट स्टेट को ही यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे एरिया जैसे कि चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली वगैरह, ये सब यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, और इनके पास खुद का पावर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्टेट के पावर नहीं होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होता है यहाँ के एरिया को रन करने के लिए, मतलब यहाँ पे ये उनके अंडर में रहता है जो यूनियन टेरिटरीज़ है। ठीक है, फिर है कि दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पावर का शेयर होता है इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है कि आप पावर शेयरिंग को या जो भी चीज़ें लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट जो भी लिखा हुआ उसको आप चेंज कर दें। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, मतलब पार्लियामेंट के पास इतना राइट नहीं होता है कि उस अरेंजमेंट को चेंज कर सके। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास द बोर्ड, अगर कोई चेंज अगर करना होता है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब पार्लियामेंट के जो दो हाउस होते हैं वो कोई एक इंडिविजुअल कोई नहीं कर सकता। अगर कोई भी लॉ पास करना होता है उसके लिए पहले कोई भी लॉ जब भी बनता है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस होते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं और उस लॉ पे पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस होते हैं उसके 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। मतलब कहने का है अगर 200 पीपल हैं तो उसका 2/3 क्या होगा, उतने लोगों की मेजॉरिटी चाहिए होती है। उसके बाद रेक्टिफाइड होता है लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, मतलब जैसे हमारे यहाँ जो भी स्टेट हों, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो भी जितने भी स्टेट हों तो उस स्टेट के जितने हाफ स्टेट को उस पर क्या होना पड़ता है, रेक्टिफाइड होना पड़ता है, मतलब एग्री होना। रेक्टिफाइड मतलब होता है होना कि एग्री होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिर है कि द जुडिशरी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स, मतलब कि जो जुडिशरी होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी नियम कानून जो बना होता है उसमें उसके इम्प्लीमेशंस में। ठीक है, इम्प्लीमेशन मतलब सुधार, कोई चीज़ को हटाना या ऐड करने में। अगर किसी तरह कोई डिस्प्यूट होता है पावर में तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर डिसीजन लेती है। और द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्स, मतलब कहने का है कि जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट होती है उनके पास पावर होता है कि वो टैक्स को बढ़ा सके, घटा सके। ठीक है, और मतलब जो टैक्स से पैसा आता है उसी से तो गवर्नमेंट वर्क करती है। तो ये मतलब यही बता रहा है कि इनके पास अपना पावर होता है कि ये किसी अकॉर्डिंग टैक्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किस चीज़ पे टैक्स लेंगे, कैसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।